हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के पेपर की, जिसमें स्टेनोग्राफर ग्रुप डी, ग्रुप सी और ड्राइवर का जो फॉर्म आया है उसी से संबंधित हम लोग सॉल्व पेपर एंड प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे। ठीक है, जो कि यूथ कंपटीशन बुक के द्वारा ये निकाला गया है। अब इसमें अगर हम देखें तो इसमें 4 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हो चुके हैं। उसमें अगर देखा जाए 2019 का जो ग्रुप सी हुआ था वो हो चुका है। 2019 का स्टेनोग्राफर का जो पेपर हुआ था वो कंप्लीट हो गया है। 2017 में 12 नवंबर को जो हुआ था पेपर वो हो चुका है। और ग्रुप सी का पेपर 2017 में ही 22 जुलाई को जो हुआ था वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्टेनोग्राफर परीक्षा जो हुआ है 2017 में 15 जुलाई को, उसका हम हल प्रश्न पत्र देखने वाले हैं, सॉल्व पेपर। उसमें हम हिंदी और जीएस के पोर्शन को कर रहे थे, तो इसमें भी हम हिंदी और जीएस के पोर्शन को यानी कि टोटल 50 क्वेश्चन को हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें ग्रुप डी का पेपर जो है वो होगा। एक 2014 का पेपर इसमें बच रहा है, वो आने वाले अगले वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा ग्रुप सी का। इसके बाद ग्रुप डी के पेपर होंगे और उसको भी सॉल्व कराएंगे एक एक करके। 2019 में हुआ है। इसके बाद ड्राइवर का पेपर हुआ 2019 में, उसको भी देखा जाएगा। फिर 2018, 2017, 2016, 2014 इतने ग्रुप डी के पेपर देखेंगे। फिर इसके अलावा जो इसमें और इसमें बचा हुआ है इस बुक में प्रैक्टिस सेट, उसको भी लगाएंगे। तो चैनल से जुड़े रहेगा और वीडियो में एंड तक देखना, तभी इसका फ़ायदा जो एग्ज़ाम में भरपूर तरीके से मिल पाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, साथ में वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन अगर देखते हैं हिंदी का, तो कवि शब्द जो दिया गया है इसका बहुवचन पूछा गया था 2017 के पेपर में। तो कवि का बहुवचन क्या होगा? कवि का बहुवचन होता है कवि ही होता है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका जो है बहुवचन वही सेम हो जाता है। अब इसमें अगर हम बात कर लेते हैं डिटेल में, तो विकारी शब्दों के जिस रूप से अनेक वस्तुओं का बोध हो उसे बहुवचन कहा जाता है, जैसे कि लड़के, जातियाँ, माताओं आदि। परंतु कुछ शब्द जो है सदैव बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि कब हुआ, ठीक है, बाल है, दर्शन है, प्राण है, आंसू है, ये सब हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है। इसलिए कवि का बहुवचन कवि होगा, दर्शन का बहुवचन दर्शन होगा, प्राण का बहुवचन प्राण होगा, आंसू का बहुवचन आंसू होगा, बाल का बहुवचन बाल होगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया जो है इसमें से सकर्मक है? ठीक है, हंसना, लिखना, दौड़ना, उठना। इसमें अगर हम सकर्मक क्रिया की बात करेंगे तो इसमें लिखना जो दिया गया है बी पार्ट में, ये एक सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म के होने की संभावना हो तथा जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता हो, वहाँ पर क्या होती है? सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, अब उपरोक्त अगर विकल्प में देखें तो लिखना जो है एक सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है, क्योंकि इस क्रिया के साथ कर्म होने की संभावना प्रकट हो रही होती है। जैसे कि राम पत्र लिखता है, इसमें अगर देखा जाए तो लिखता शब्द जो है वो क्रिया के साथ पत्र कर्म इसमें जो दिया गया है क्या है? लिखना। तो आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा? लिखना जो होगा वो सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो दुर्गति करना, दुर्गति करना का अर्थ को व्यक्त करने के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा होगा? यह पूछा गया था। तो देखिए, इसके अगर हम बात करेंगे तो इसका मुहावरा हो जाएगा धज्जियाँ उड़ाना। ठीक है, धज्जियाँ उड़ाना का अर्थ होता है दुर्गति करना। दुर्गति करना अर्थ को व्यक्त करने के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या हो जाता है? धज्जियाँ उड़ाना। ठीक है, जबकि इसमें अन्य की बात करते हैं, पगड़ी उछालना जो दिया गया है इस मुहावरे का अर्थ होता है इज्जत उतारना। नाक लगाना जो मुहावरा दिया गया है इसका अर्थ होता है मिन्नत करना। और नाको चने चबाना इसका अर्थ होता है खूब तंग करना। तो इस तरीके से ये भी पूछा जा सकता है, अर्थ दे हो मुहावरा पूछ ले या मुहावरा दिया उसका अर्थ पूछ ले, दोनों तरफ से आपको ये आने चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था प्रतिष्ठा शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो प्रतिष्ठा शब्द में उपसर्ग की बात करेंगे तो प्रति शब्द लगा हुआ है उपसर्ग जी को, जो कि पहला मतलब क्या कहते हैं कि शब्द के पहले जो लगता है उसको उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे प्रति उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, उपसर्ग उस शब्दांश अथवा अव्यय को कहा जाता है जो किसी शब्द आदि में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन उत्पन्न करता है। प्रतिष्ठा शब्द में प्रति उपसर्ग है। प्रति उपसर्ग से बनने वाले कुछ अन्य शब्दों की बात करें तो प्रतिकूल है, प्रतिक्षण है, प्रत्यक्ष है, प्रत्येक है, सब प्रति उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है दर्शिका शब्द में प्रत्यय कौन सा है? ठीक है, इसमें बताना है। दर्शिका शब्द दिया गया है प्रत्यय। तो शब्दांश अगर कोई शब्द है उसके मूल शब्द में
पीछे जो लगता है शब्द अंश उसको हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ ये बताना है। आंसर की बात करेंगे तो इसमें बी पार्ट हो जाएगा। इका शब्द जो दिया गया है, इका प्रत्यय इसमें लगा हुआ, ठीक है। प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता अथवा परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। दर्शिका शब्द इका प्रत्यय है, और इका प्रत्यय से बनने वाले अन्य शब्दों में जैसे कि नायिका, गायिका, ये सब जो है इसमें प्रत्यय कौन से लगे हैं, इका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो कौन सा शब्द खर के लिए उपयुक्त नहीं होता या प्रयुक्त नहीं होता। तो खर की अगर हम बात करें तो उसमें जो डी पार्ट दिया गया है खरा, इसके लिए प्रयोग नहीं होता। बाकी खर मिस दुष्ट होता है, खर मिस गधा होता है, और खर मिस तिनका भी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर जो हो जाएगा वह डी पार्ट हो जाएगा। खरा शब्द जो होता है खर के लिए प्रयुक्त नहीं होता। बाकी अगर हम बात करें तो दुष्ट, तिनका, एक, राक्षस तथा गधा खर के लिए जो है अनेकार्थी शब्द होते हैं। अगला प्रश्न है, पुत्री शब्द का पर्याय इसमें से कौन सा नहीं है। सुता, बेटी, आत्मज और दुहिता, इसमें से बताना है कि कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं होता। अब इसमें अगर हम बात करेंगे तो सी पार्ट जो दिया गया है आत्मज, ये जो है पुत्री शब्द का पर्यायवाची नहीं होता, ठीक है। और बाकी सारे तीनों ऑप्शन जो है पुत्री के पर्यायवाची होते हैं। पुत्री के अन्य पर्यायवाची की बात करेंगे तो तनया होता है, आत्मजा है, नंदनी है, तनुजा है, ये सब पुत्री के पर्यायवाची हैं, ठीक है। आत्मज की बात करेंगे तो ये पुत्र का पर्यायवाची शब्द है। पुत्र के अन्य पर्यायवाची में अगर हम देखेंगे तो बेटा, सुत, तनय, नंदन, पूत, नंद आदि जो होते हैं ये पुत्र के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो अनुग्रह शब्द का विलोम बताना है। क्या होगा इसका आंसर। अनुग्रह शब्द की अगर हम बात करेंगे तो इसका विलोम पूछा गया है, तो अनुग्रह का विलोम हो जाएगा विग्रह, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। अनुग्रह शब्द का विलोम विग्रह होता है, जबकि अन्य सभी विलोम की दृष्टि से तर्क संगत नहीं है, तो आंसर आपका इसमें बी पार्ट ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि कौन सा इनमें से बताना वाक्य जो है अशुद्ध है। वह वापस लौट आए, यह मुझसे नहीं हो पाएगा। वह गाने का अभ्यास करता है, प्रत्येक व्यक्ति जीना चाहता है। इसमें से कौन सा एक गलत रूप से लिखा हुआ है वाक्य यह बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा। आंसर की बात करेंगे राइट आंसर की तो ए पार्ट हो जाएगा, वह वापस लौट आए, ये जो है गलत रूप से लिखा हुआ है। इसका अगर हम शुद्ध की बात करेंगे तो वह वापस लौट आए, ये जो है सही होना है, वापस होना चाहिए ना कि वापिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो वह यौवन में परिश्रम करता रहा। वाक्य में जो यौवन जो दिया गया है ये रेखांकित पद है, कौन सा पद है ये बताना है। तो ये एक तरीके से संज्ञा है, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा संज्ञा, ठीक है। और यह एक भाववाचक संज्ञा है। अगर किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं, भाववाचक कहते हैं, ठीक है, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मिठास, कालिमा, क्रोध आदि जो है भाववाचक संज्ञा होते हैं। तो इस तरीके से ये होता है। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण की बात करें तो जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया से होता है। जैसे कि लाल शब्द विशेषण है और इससे बनता है लालिमा जो कि भाववाचक संज्ञा हो जाता है, ठीक है। अपना शब्द जो है सर्वनाम है और इससे बनता है अपनत्व जो कि भाववाचक संज्ञा हो जाता है। तो इस तरीके से भी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयोग करना है, इसमें से क्या होगा, ठीक है। यानी कि इतिहास जहाँ तक जानकारी उसके पहले का हो उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको अगर हम कहेंगे उसको एक शब्द में तो उसको कहा जाता है प्रागैतिहासिक, ठीक है। जो अज्ञात हो जिसको न जाना जा सके उसको प्रागैतिहासिक कहेंगे। आंसर इसका जो है बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, तो मैं प्रतिदिन दूध पीता हूँ, वाक्य में रेखांकित पद जो दूध है ये बताना है कौन सा कारक है, ठीक है। मैं प्रतिदिन दूध पीता हूँ, इसमें दूध शब्द में कौन सा कारक दिया गया है ये बताना है। तो आंसर की बात करेंगे तो इसमें कर्म कारक है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट कर्म कारक। अब कर्म कारक की अगर बात करें तो वह कारक जो क्रिया से प्रभावित होता है उसे कर्म कारक कहते हैं। अब इसका कारक चिन्ह क्या होता है, को होता है। जैसे मैं प्रतिदिन दूध पीता हूँ, इस वाक्य में अगर देखा जाए तो मैं करता हुआ, पीता शब्द क्रिया हुई, दूध शब्द जो हो गया कर्म हो गया, तथा प्रतिदिन की बात करें तो इसमें विशेषण है। अगला प्रश्न देखते हैं, कुछ लोग इधर ही आ रहे हैं, वाक्य को रेखांकित अंश जो कुछ लोग है इसको बताना है कि इसमें कौन सा विशेषण है, ठीक है, कुछ लोग। अब देखिए इसमें कौन सा विशेषण ये पूछा गया है, तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार के विशेषण में क्या होता है कि अनिश्चित संख्या का बोध होता है। जैसे कि कुछ आदमी, कई लोग, सब कुछ लोग, ये सब क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण है या शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो निम्नलिखित में से भाववाची का उदाहरण कौन सा है इनमें से। भाववाची की अगर हम बात करेंगे इसमें आंसर क्या हो जाएगा, आंसर की बात करेंगे तो ए पार्ट हो जाएगा। अब चला जाए, ये क्या है, ये एक भाववाची का उदाहरण है, ठीक है। भाववाचक किसे कहते हैं, तो क्रिया का वह रूपांतरण
जिससे वाक्य में भाव की प्रधानता का बोध होता है उसे भाववाचक कहलाता है। ठीक है, और यह जो है वाच्य अकर्मक क्रिया से बनता है, जैसे कि राम से हंसा नहीं जाता, अब चला जाए, मुझसे चला नहीं जाता, ये सब भाववाचक क्रिया के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से मुहावरा है? अब चारों ऑप्शन में दिया गया है, इसमें मुहावरा भी दिया गया है, लोकोक्तियाँ भी दिया गई हैं। अब इसमें बताना है कि एक जो दिया गया होगा वो इसमें से मुहावरा होगा, ये भी आपको इसमें छांटना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। पहला है ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, तो ये इस तरीके से मुहावरा नहीं है। ठीक है, दांत खट्टे करना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ढूल के दौर सुहावने, ढूल दूर के ढोल सुहावने, इसमें से बताना कौन सा एक मुहावरा है। मुहावरा की बात करेंगे तो बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, दांत खट्टे करना जो है ये क्या है, एक मुहावरा होता है और इसका अर्थ क्या होता है, पस्त करना। ठीक है, और इसके बाद अगर हम इसमें अन्य की बात करते हैं तो जब ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी और ना नाच न जाने आंगन टेढ़ा और दूर के ढोल सुहाने, ये सब क्या है, ये लोकोक्ति हैं जिनके अर्थ की अगर हम बात करेंगे तो ना नौमन तेल होगा, इसका अर्थ होता है ना बड़ा प्रबंध होगा ना काम होगा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा मतलब खुद तो ज्ञान नहीं रखना और दूसरों को दोष देना। दूर के ढोल सुहावने मतलब कि दूर से कोई भी चीज़ अच्छी लगती है, इसका यह अर्थ निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गद्यांश दिया, गद्यांश को पढ़ के 16 से क्वेश्चन नंबर 20 तक जो है हमें उसका आंसर देना है। गद्यांश को पढ़िए, ये गद्यांश दिया हुआ, इसको जब आप पढ़ लेंगे इसके बाद फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेगा। हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि अनुच्छेद में चिंता जो है व्यक्त की गई है, किसके ऊपर व्यक्त की गई है? तो अनुच्छेद में चिंता जो व्यक्त किया गया है वो प्रकृति के दूषण ऊपर व्यक्त की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पर्यावरण प्रदूषण का कारण नहीं, इनमें से कौन सा कारण नहीं है? तो वृक्षारोपण जो होता है पर्यावरण प्रदूषण का कारण नहीं होता। वृक्षारोपण यानी पेड़ पौधे लगाना, और पेड़ पौधे लगाना, वृक्षारोपण करना वो पर्यावरण का कारक नहीं बनता। ठीक है, ये पर्यावरण सुरक्षा किया जाता है इसके अलावा, मतलब इस वृक्षारोपण करके, तो इसलिए इसका आंसर आपका सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण शब्द में उपसर्ग क्या है? तो पर्यावरण में दो उपसर्ग लगा है, एक लगा है परि और एक लगा है बड़ा आ, तो इस तरीके से आपका आंसर इसमें ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, परि उपसर्ग है आवरण से मिलकर बना है जिसका शाब्दिक अर्थ है हमारे चारों ओर आवरण। ठीक है, परि उपसर्ग बनने वाले अन्य शब्द परिजन, परिपूर्ण, परिणाम ये आदि होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित कौन सा है, क्या है? तो प्रदूषण से सर्वाधिक जो है वो गद्यांश से पढ़ेंगे तो उसमें आपको आंसर आएगा सीधा सीधा नगर। नगर प्रदूषण से ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है, तो आंसर आपका इसमें सी पार्ट राइट हो जाएगा। अधिक वृक्ष लगाने से क्या बढ़ेगी? तो अधिक वृक्ष लगाने से वातावरण की शुद्धि बढ़ेगी, तो आंसर आपका इसमें सी पार्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है इनमें से तत्सम शब्द है? कायर, छेद, कोयल, छत्र, इसमें से कौन सा तत्सम है? आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट छत्र। ठीक है, छत्र जो है एक तत्सम शब्द क्या है, उदाहरण है, और इसका अगर तद्भव क्या होता है, छाता होता है। कोयल जो है एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम कोकिल होता है, और छेद का तत्सम होता है छिद्र, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इसमें से तद्भव है? आसरा, अट्टालिका, कृपा, चक्र, इनमें से अगर तद्भव की बात करेंगे तो आपको ए पार्ट इसका आंसर नजर आएगा। आसरा शब्द जो दिया गया है ये क्या है, एक तद्भव शब्द है। आसरा का तद्भव तत्सम होता है आश्रय। ठीक है, याद रखिएगा। अट्टालिका, कृपा, चक्र जो है तत्सम है। अट्टालिका का तद्भव अटारी, कृपा का अगर हम बात करेंगे तो चक्र की अगर हम बात करें चक्र का चाक होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्छ्वास, उच्छ्वास शब्द का अगर हम बात करेंगे तो संधि विच्छेद क्या होगा, ये पूछा गया है। उच्छ्वास शब्द का संधि विच्छेद होता है उत प्लस श्वास, जो कि ए पार्ट में दिया गया है, इसका राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखें तो इसमें कौन सा संधि है, संधि भी जानते चलिए क्योंकि कभी कभी संधि भी पूछा जाता है और अधिकतर संधि ही पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए तो संधि जो है वो व्यंजन संधि का ये उदाहरण है, तो आपका आंसर इसमें ए पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कौन सा वाक्य की दृष्टि से शब्द जो है वर्तनी शुद्ध है, ये बताना है। तो वर्तनी इसमें से देखा जाए तो डी पार्ट में जो दिया गया है कवियत्री, ये जो है शुद्ध रूप से लिखा हो, बाकी सारे गलत लिखे हैं। अगला प्रश्न में बताना है कि शास्त्र प्रवीण में कौन सा शब्द जो है समास है। ठीक है, शास्त्र प्रवीण में कौन सा शब्द समास, शास्त्र प्रवीण शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें अगर शब्द समास की बात करें तो इसमें तत्पुरुष समास का उदाहरण है, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ठीक है, और इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है? तो अधिकरण तत्पुरुष है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, शास्त्र प्रवीण हो गया।
अब देखते हैं सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन अगर देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन से देश में विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय विद्युत संयंत्र है। तो इसमें अगर देखा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका का आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, भूतापीय ऊर्जा से क्या कहते हैं, जिसे जियो थर्मल पावर भी कहा जाता है। ग्रीक भाषा से आया है जिसका अर्थ होता है पृथ्वी और थर्मस अर्थात ताप। वह ऊर्जा होती है जिसे पृथ्वी में संग्रहित ताप से निकाला जाता है। विश्व में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र का सबसे बड़ा समूह द गीजर में स्थित है, जो कैलिफोर्निया अमेरिका में एक भूतापीय क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के मानक समय में रूप से 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को माना जाता है, तो उत्तर प्रदेश में ये किस जगह से होकर गुजरती है ये बताना है। तो उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाएगा तो ये मिर्ज़ापुर से गुजरती है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा मिर्ज़ापुर। ठीक है, और इसके अगर हम बात करेंगे तो ये 82.5 डिग्री देशांतर को रेखा को मानते हैं। ये रेखा मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। हालांकि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जो कि प्रयागराज इसको कहा जाता है, नैनी को भी माना जाता है, लेकिन ये सही उत्तर इसमें अगर देखा जाएगा तो मिर्ज़ापुर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं। तो अगर ब्रह्मपुत्र नदी की हम बात करेंगे तो बांग्लादेश में इसको जानते हैं जमुना नदी के नाम से। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका बी पार्ट हो जाएगा। पद्मा, अगर ये पद्मा जो नदी है, गंगा नदी को जो है बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। अब इसमें अगर हम देखें ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत की सबसे बड़ी अपवाह की दृष्टि से नदी है, और यह मानसरोवर के निकट चेमायुंग दुंग नामक जो है ग्लेशियर से निकलकर ये तिब्बत, भारत, बांग्लादेश से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना, चीन में यरलुंग जोंगपो जियांग, तिब्बत में सांगपो और अरुणाचल प्रदेश में से दिहांग नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो भारतीय संविधान द्वारा अपनाई गई सरकार की संघीय संरचना मुख्य रूप से किससे प्रभावित है। संघीय संरचना की बात किया जाए तो किस किस देश के संविधान से लिया गया, इसका ये बताना है। ठीक है, संघीय संरचना, इसके अगर हम आंसर की बात करें तो भारतीय संविधान द्वारा अपनाई गई सरकार की संघीय संरचना जो है मुख्य रूप से कनाडा से लिया गया है। और इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी निर्णय जैसे प्रावधान भी कनाडा से ही लिया गया है। इसमें अगर देखा जाए तो नीति निर्देशकता तो जो है आयरलैंड से लिया गया है। संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया है। समवर्ती सूची का प्रावधान भारतीय संविधान के ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, मूल अधिकार की बात करेंगे तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का शक्ति देता है। तो वह है अनुच्छेद 226। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा 226। ठीक है, 226 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय को यह शक्ति प्राप्त है कि वह अपने कार्य क्षेत्र में संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी कर सकता है। रिट जो होती हैं वो 5 टाइप की होती हैं। पहला होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा होता है परमादेश, तीसरा उत्प्रेषण, चौथा अधिकार परीक्षा, पांचवा जो होता है वो प्रतिषेध होता है। ठीक है, संविधान में 11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मूलभूत कर्तव्यों को किसके तहत जोड़ा गया। इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो वो था 42वां संविधान संशोधन। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 1976 में गठित स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जो है भारतीय संविधान में जोड़ा गया, और इसके लिए संविधान में एक नया भाग 4 का को भी जोड़ा गया। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11 है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश दोहरी नागरिकता की अनुमति देता है। तो अगर हम भारत की बात करेंगे तो यहाँ पे सिंगल नागरिकता है। ठीक है, जापान में भी सिंगल है, नीदरलैंड में भी सिंगल है, नादरलैंड में भी सिंगल है, और अमेरिका में अगर हम बात करें तो यहाँ पे दोहरी नागरिकता की नागरिकता, तो आपका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, कथनात्मक प्रकार का लोकगीत गुलराज किस राज्य से जुड़ा है ये बताना है। ठीक है, तो गुलराज की बात करेंगे तो ये जम्मू कश्मीर राज्य से जुड़ा हुआ है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नर्तकी कथक की प्रसिद्ध प्रतिपादक थी या फिर हैं। ठीक है, कथक की बात करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश का क्या है, शास्त्रीय नृत्य है, और यहाँ की कौन सी ये प्रतिपादक थी तो वो थी सितारा देवी, जो कि एक कथक नर्तकी हैं। इनका मूल नाम धनलक्ष्मी है। 1969 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया, फिर 1975 में पद्मश्री, और 1994 में कालिदास सम्मान से भी सम्मानित किया गया। 2015 में इनकी जो है मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हिंदी नाटक ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ध्रुव स्वामिनी के लेखक थे जयशंकर प्रसाद। आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की अन्य रचनाओं की बात करेंगे तो स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, एक घूंट, ये सब जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। कालिदास के नाटक में अभिज्ञान शाकुंतलम,
मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, ये सब क्या हैं, ये सब कालिदास के नाटक हैं। ठीक है। बाणभट्ट ने पार्वती परिणय लिखा हुआ है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जो है वैदेकी हिंसा हिंसा न भवत, भारत दुर्दशा और अंधेर निगरी, ये सब भारतेंद्र हरिश्चंद्र की नाटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई कौन थे, ये बताना है। ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, विज्ञान के क्षेत्र में जो पहले एशियाई थे उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था सी.वी. रमन। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, सी.वी. रमन। सी.वी. रमन को विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार सन 1930 में प्रदान किया गया था। वह इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले विज्ञान के क्षेत्र में पहले भारतीय थे और पहले एशियाई भी थे। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 1913 में दिया गया था। वह पहले भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न, यंत्र राजा एक खगोलीय पुस्तक को किसने लिखा था, जो सम्राट फिरोज शाह के दरबार में एक खगोल शास्त्री थे। ये यंत्र राजा किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये लिखा गया था महेंद्र सूरी के द्वारा। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। जो कि एक खगोलीय पुस्तक है और इसकी रचना 14वीं शताब्दी के महान जैन खगोल शास्त्री महेंद्र सूरी ने किया था। ये जो है एस्ट्रोलैब से संबंधित प्रथम पुस्तक है। ये फिरोज शाह तुगलक के दरबार में भी रहते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेशिया में आज 2017 सुल्तान अजलन शाह हॉकी कप 2017 संस्करण किस देश ने जीता था। 2017 का करंट अफेयर है, आपको 2017 का नहीं पढ़ना, आपको 2022 का करंट अफेयर पढ़ना है। तो आप लोग 2022 का पढ़ के तैयार रखिएगा। ठीक है। 2017 में ग्रेट ब्रिटेन का इसका आंसर हो जाएगा। 2022 के संदर्भ में देखें तो इसके लिए इस टूर्नामेंट का आयोजन 16 से 25 नवंबर के मध्य इपोह मलेशिया में हुआ है। ठीक है, होगा। तो 2022 का आप याद रखिएगा, कहाँ पर होगा, इपोह मलेशिया में। अगला क्वेश्चन फिर करंट अफेयर से है। भारत सितंबर 2017 में आयोजित होने वाले डेविस कप विश्व ग्रुप प्ले ऑफ में किसके विरुद्ध खेलेगा, तो ये भी आप 2017 का मतलब याद रखना है आपको 2022 और 21 का याद रखना है। ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम देखें 2022 में डेविस कप के फाइनल में फ्रांस को हराकर ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है चैंपियन बनी है, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न भी जो है 2016 के करंट अफेयर से संबंधित, जो कि आपको याद नहीं रखना है। 52वां ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछा गया था 2016 में। तो आपको 2022 के लिए जो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया और ये किसको दिया गया है, कोंकण साहित्यकार दामोदर मावजी को प्रदान किया गया। तो ये याद रखिएगा। 56वां जो 2021 में दिया गया है वो 56वां था, असमिया साहित्यकार को दिया गया, नीलमणि फूकन नाम है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी करंट अफेयर से है। 2017 में कला संगीत के क्षेत्र में पद्म विभूषण से किसे सम्मानित किया। 2017 का आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग इसमें अगर 2019 में देखें तो कला क्षेत्र में पद्म विभूषण सम्मान छत्तीसगढ़ के गायक सुश्री तीजन बाई को प्रदान किया गया, ये याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये भी जो है 2017 का करंट अफेयर है, जिसमें पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण एशिया उपग्रह 5 मई 2017 को इसरो द्वारा सार्क क्षेत्र के लिए प्रक्षेपित किया गया था, जो कि आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। आंसर इसका डी पार्ट वैसे हो जाएगा। आपको करंट अफेयर से संबंधित 2021-22 में जो आया है वही आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है। इसके बाद 2017 में पूछा गया था नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है उत्तराखंड में। तो ये भी 2017 का याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें से। अगला क्वेश्चन 2017 के यूपी विधानसभा के लिए नए अध्यक्ष किस रूप में चुना गया है, तो हृदय नारायण दीक्षित बने थे, ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मई 2017 में किसके लिए जो है नई नगर निगम स्थापना की घोषणा की है, तो यह मथुरा वृंदावन के लिए किया है। तो आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वो उल्लेखनीय राजकुमार कौन था जिसने राजपूतों द्वारा पुत्री के विवाह में किए जाने वाले बेतहाशा खर्च को, जिसका परिणाम अक्सर भ्रूण हत्या होता था, को कम करने के लिए कानून लागू करने की कोशिश की थी। तो वो थे जय सिंह द्वितीय। आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है। राजपूतों द्वारा पुत्रियों की शादी में बेतहाशा खर्च को कम करने के लिए कानून बनाने की कोशिश जो है राजस्थान के आमेर नगर के प्रतापी शासक जय सिंह द्वितीय, जिसको सवाई जय सिंह कहा जाता था, उन्होंने किया था। सवाई जय सिंह की बात करेंगे तो जाने माने खगोल शास्त्री भी थे। उन्होंने कई वेधशालाओं का निर्माण भी करवाया है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट ने अंग्रेजों के एक अप्रत्यक्ष कैदी के रूप में 6 वर्षों तक इलाहाबाद के किले में निवास किया था, तो वो मुगल सम्राट का नाम था शाह आलम सेकंड। आंसर इसका सी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है। इन्हें 6 वर्षों के लिए पेंशन भोगी बनाकर रखा गया था। बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ था, उसमें अंग्रेजों से परास्त होने के बाद शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों से इलाहाबाद की संधि कर ली और इस संधि के द्वारा इलाहाबाद के जिले अवध में मिल गए और शाह आलम सेकंड ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा का राजस्व वसूलने का अधिकार कंपनी को 26 लाख रुपए सालाना खिराज पर दे दिया।
परंतु यह संधि 6 वर्षों के पश्चात 1771 में टूट गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वीं सदी के दौरान पंजाबी में प्रसिद्ध रोमानी महाकाव्य हीर रांझा किसके द्वारा लिखा गया था, इसमें से उनका नाम बताना है। ठीक है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो उनका नाम की अगर हम बात करेंगे तो पंजाब के प्रसिद्ध 4 प्रेम गाथा हैं। पहला है मिर्ज़ा साहिब, दूसरा है सस्सी पुन्नू, तीसरा है सोहनी माहीवाल और चौथा है हीर रांझा। ठीक है। ये 4 प्रेम गाथाएं हैं पंजाब की जो बहुत फेमस है, और उसमें से हीर रांझा जिसकी रचना बाबा वारिस शाह ने किया है। वारिस शाह जो है एक पंजाबी कवि थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1839 में राजा राम मोहन राय के विचारों में प्रचारित करने के लिए किसी ने तत्वबोधिनी सभा की जो है स्थापना की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी, डायरेक्टली ये पूछ रहा है। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, देवेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा किया गया था। ठीक है। कब किया था इन्होंने, तो 6 अक्टूबर 1839 में किया गया था। ठीक है। तत्वबोधिनी सभा एक संघ था जो ब्रह्म समाज से टूटकर अलग हुए लोगों को द्वारा स्थापित था, और देवेंद्र नाथ ठाकुर ब्रह्म समाजी तथा धर्म सुधारक एवं हिंदू एक संघ दार्शनिक थे। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का अगर हम देखेंगे तो 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के अध्यक्ष का पद जो है किससे लिया था, और उनसे पहले अध्यक्ष थे, इसका नाम बताना है। तो उसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो उसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट मोतीलाल नेहरू। ठीक है। 1929 के लाहौर में हुए कांग्रेस अधिवेशन में भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष का पद ग्रहण किया था। इसके पहले कांग्रेस अध्यक्ष का पद मोतीलाल नेहरू के पास था। ठीक है। तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने डिस्कशन किया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए फटाफट, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। ठीक है। और आज का वीडियो पर एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।